तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, कल हम क्या पढ़ रहे थे कल हम पढ़ रहे थे विधानसभा की समितियों के बारे में। तो हमने विधानसभा की समितियों में क्या क्या पढ़ा, 4 प्रकार की समितियां बताई थी। ठीक है, कौन कौन सी समितियां पढ़ रहे थे। तो मैंने बताई थी कि विधानसभा की टोटल समितियां कितनी होती है, 22 होती है, जिसमें से हमने कितनी पढ़ी, 4। कौन कौन सी, लोक लेखा, प्राक्कलन, तो हमने ये 4 समितियां पढ़ी थी। कौन कौन सी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति खे, सार्वजनिक उपक्रमों की समितियां। हमने कल एक ही पढ़ी थी, कौन सी, लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्राक्कलन समिति के खे, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में क्या है, देखो प्राक्कलन समिति ये, इसके 2 उपखंड है, इसके 2 उपखंड है। कौन कौन से, के एवं खे। देखो प्राक्कलन समिति क्या है कि इसके 2 उपक्रम है। कौन कौन से 2 उपक्रम है, एक तो के और खे। ठीक है, फिर इसका गठन किस प्रकार होता है, तो गठन विधानसभा द्वारा अपने ही सदस्यों से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। देखो प्राक्कलन समिति का फिर गठन किस प्रकार होगा कि विधानसभा द्वारा होगा, किसके, जो अपने सदस्य हैं उन्हीं में से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अब ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है थोड़ा, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक होता है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मत और इनडायरेक्ट मत। ठीक है, जो डायरेक्ट मत होता है, जो डायरेक्ट होती है उसमें तो क्या होता है, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, और अपन के विधान परिषद के ये चुनाव होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनाव कैसे होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चयन करना या राज्यसभा का चुनाव होता है, तो वो होते हैं इनडायरेक्ट। उनमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट होते हैं उनमें क्या जनता वोट देती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट होते हैं उनमें कौन वोट देती है, तो जो जनता द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोट देते हैं। तो एकल संक्रमणीय पद्धति में भी जो जनता द्वारा निर्वाचित होंगे वो सदस्य क्या करेंगे, वोट देंगे। ठीक है, तो ये होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 वर्ष। कल ही बताया मैंने उसमें कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता, कि कोई भी मंत्री क्या नहीं होगा, इसका सदस्य नहीं होगा। तो ये हो गई प्राक्कलन समिति। ठीक है, फिर सार्वजनिक उपक्रमों वाली समिति, उसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, इसका गठन
विधानसभा के वित्तीय उपक्रमों पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। इसका गठन किस प्रकार होगा कि जो विधानसभा के वित्तीय उपक्रमों पर नियंत्रण रखने के लिए किसका गठन होगा, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति का। सेम कार्यकाल 1 वर्ष होता है, कोई भी सदस्य मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई जो समिति है उनके बारे में। छोटी छोटी जानकारियां, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा ये याद रखनी है कि कितनी समितियां होती है, तो 22 समितियां होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है कि राजस्थान में विधानसभा का भवन कहां पर है, वो बताता हूं कि राजस्थान विधानसभा भवन। ठीक है, देखो राजस्थान विधानसभा भवन, राजस्थान विधानसभा भवन कहां पर है, तो ये है देखो लाल कोठी जयपुर में। ठीक है, लाल कोठी जयपुर में। ठीक है, नवीन क्या है, नवीन है। कब बना, तो बनना प्रारंभ, कब बनना प्रारंभ हुआ, तो 1994 को यह बनना प्रारंभ हुआ। पूर्ण कब हुआ, तो 2001 को पूर्ण हुआ। ठीक है, देखो बनना प्रारंभ कब हो गया, 1994 में। पूर्ण कब हो गया, 2001 में। अब क्या होगा इसका उद्घाटन, उद्घाटन तो उद्घाटन कब हुआ, तो होता है 6 नवंबर 2001 को। किसने किया, तो तत्कालिक राष्ट्रपति थे KR नारायण द्वारा। तो उनके द्वारा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटन करता तत्कालिक राष्ट्रपति KR नारायण। तो किसके द्वारा हुआ, तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे KR नारायण, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये राजस्थान विधानसभा का भवन कहां पर है, लाल कोठी जयपुर में। कब बनना प्रारंभ हुआ, 1994 में। पूर्ण कब हुआ, 2001 में। उद्घाटन कब होता है, 6 नवंबर 2021 को, 2001 को। उद्घाटन करता कौन है, तो तत्कालिक राष्ट्रपति KR नारायण। ठीक है, अब चर्चा करेंगे अपन प्रोटेम स्पीकर के बारे में कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। देखो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि एक प्रकार का ये अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। जैसे ही आम चुनाव पूर्ण होते हैं, ठीक है, तो आम चुनाव पूर्ण होने के बाद में जो विधानसभा होती है उसमें राज्यपाल द्वारा और जो लोकसभा होती है उसमें राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है। ये क्या करता है प्रोटेम स्पीकर कि जो विधानसभा में या लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं या जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो बताता हूं कि क्या होता है कि स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, क्या होता है, ये स्थायी अध्यक्ष होता है।
आम चुनाव पूर्ण होने के बाद में क्या होता है, इधर लिख देता हूं लोकसभा, इधर लिख देता हूं विधानसभा। ठीक है, कि आम चुनाव पूर्ण होने के बाद लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, प्रोटेम स्पीकर का चयन करेगा, और विधानसभा में किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर का चयन करते हैं। ठीक है, कि आम चुनाव जैसे ही पूर्ण होते हैं तो पूर्ण होने के बाद में लोकसभा में तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर का चयन करता है, और विधानसभा में राज्यपाल है वो क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर का चयन करता है। ठीक है, उसके बाद देखो कि उसके बाद क्या होता है कि ये प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, कि कार्य क्या होता है कि सदन में निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। क्या कार्य होता है कि जो सदन में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, वो क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है, और जो आम चुनाव के बाद में जो पहली बैठक होती है उसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। और क्या लिखते हैं कि आम चुनाव के बाद में प्रथम बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, कि आम चुनाव होने के बाद में जो प्रथम बैठक होती है उसमें क्या करता है, अध्यक्षता करता है। ठीक है, अब देखो सदस्यों में जो निर्वाचित सदस्य उनको शपथ दिला देते हैं। शपथ दिलाने के बाद जो सदस्य होते हैं वो सदस्य अपने अध्यक्ष को क्या करता है, निर्वाचित करता है कि शपथ के पश्चात निर्वाचित सदस्य विधानसभा अध्यक्ष का स्थायी रूप से चयन करता है। ठीक है, कि जो शपथ होती है, शपथ के बाद में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष का स्थायी रूप से क्या करते हैं, चयन करते हैं। और इसके चयन के जैसे ये अध्यक्ष चयन हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहां लिखता हूं कि स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन होने के तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर ठीक है, तो देखो क्या होता है कि विधानसभा अध्यक्ष का स्थायी रूप से चयन हो गया। तो जैसे ही चयन होता है जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो स्वतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है या भंग हो जाता है। तो ये होगी प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात। अब बताता है, ये बात करते हैं कि राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर थे कौन, उनके बारे में बताते हैं। तो देखो वापस स्टार्टिंग से कहानी बता देता कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, एक स्थायी अध्यक्ष होता है। आम चुनाव जैसे आम चुनाव पूर्ण होते हैं तो लोकसभा में तो राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है, और विधानसभा में राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसका कार्य क्या कार्य होता है कि सदन में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको क्या दिलाना, शपथ दिलाना, और
आम चुनाव के बाद में जो प्रथम बैठक होती है उसकी क्या करना, अध्यक्षता करना, ये क्या होती है इसके कार्य। फिर क्या होता है कि शपथ के पश्चात जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो विधानसभा का क्या करते हैं, स्थायी रूप से चयन करते हैं। स्थायी अध्यक्ष का चयन होते ही प्रोटेम स्पीकर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये हो गई प्रोटेम स्पीकर की कहानी। अब बात करेंगे कि प्रोटेम स्पीकर कौन सर्वप्रथम था, वर्तमान में कौन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो प्रोटेम स्पीकर, तो प्रथम प्रोटेम जो स्पीकर थे विधानसभा के प्रथम चुनाव कब होते हैं, 1952 में। तो उस वक्त जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे, तो महाराव संग्राम सिंह, ये राजस्थान के प्रथम क्या थे, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, फिर दूसरी बात ये कि अभी जस्ट 16 विधानसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, उससे पहले कौन सी हुई, 15वीं विधानसभा कब हुई, 2019 में। तो पहले उसके लिखते हैं कि 15वीं विधानसभा में कब, 2019 में प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, कि जो 15वीं विधानसभा थी 2019 में, उस वक्त प्रोटेम स्पीकर कौन बने, तो वो बने गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया कौन बने, गुलाब चंद कटारिया। फिर अभी 2023 में क्या हुआ कि 16 विधानसभा के चुनाव हुए। ठीक है, तो उस वक्त प्रोटेम स्पीकर कौन बने, तो 16वीं विधानसभा। ठीक है, कब हुए, 2023 में। उस वक्त प्रोटेम स्पीकर कौन बने, तो वो बने कालीचरण सर्फा। कालीचरण सर्फा। ठीक है, तो ये हो गए 3 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम के बारे में पूछा जाता है, उससे जस्ट पहले के बारे में पूछा जाता है, और जो वर्तमान में उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, फिर अन्य फैक्ट्स में क्या कि सर्वाधिक ज्यादा बार कौन प्रोटेम स्पीकर रहा है, जैसे सर्वाधिक ज्यादा से ज्यादा अभी तक 3 बार प्रोटेम स्पीकर रहा है, तो वो कौन है, तो वो लिखा तो कि सर्वाधिक 3 बार प्रोटेम स्पीकर, तो वो कौन है, तो वो है पूनमचंद बिश्नोई। कब रहे, 1967, 1990 और 1993। ठीक है, तो ये 3 बार। ठीक है, ये हो गई प्रोटेम स्पीकर की बात। उसके बाद में देखो, उसके बाद में एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि लगातार 2 बार कौन रह चुका है, तो लगातार 2 बार प्रोटेम स्पीकर, तो वो है गुलाब सिंह मसूदा। नारायण सिंह मसूदा। ठीक है, कि लगातार 2 बार प्रोटेम स्पीकर कौन रह चुके हैं, तो वह रह चुके हैं नारायण सिंह मसूदा। कब रह चुके हैं, तो 1957 और 1962 में। ये हो गई प्रोटेम स्पीकर की कहानी। ठीक है, कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर महारावल
संग्राम सिंह। ठीक है, 15वीं विधानसभा में कौन 2019 में प्रोटेम स्पीकर कौन गुलाबचंद कटारिया द्वारा। 16वीं विधानसभा 2023 में कौन कालीचरण सर्मा सर्वाधिक 3 बार प्रोटेम स्पीकर पूनमचंद बिश्नोई। कब कब तो 1967, 1990 और 1993। ठीक है, और लगातार 2 बार प्रोटेम स्पीकर नारायण सिंह मसूदा। कब कब तो 1957 और 1962 में। ठीक है, देखो प्रोटेम स्पीकर बाद में अब हम बात करेंगे विपक्ष नेता के बारे में, विपक्ष और प्रतिपक्ष नेता। देखो विपक्ष और प्रतिपक्ष में नेता में क्या होता है कि जैसे 2 दल होते हैं, एक विपक्ष वाले एक संपक्ष वाले। ठीक है, तो देखो संपक्ष वाले क्या होता है कि जैसे 2 दल क्या है कि भाजपा और कांग्रेस का है। ठीक है, ये दोनों संपक्ष और विपक्ष वाले। अब जैसे देखो सारी सीटें तो भाजपा की आती नहीं, कुछ सीटें कांग्रेस की आती है। जैसे हमारे राजस्थान में, जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो ये 200 की 200 विधानसभा अकेले भाजपा की तो आती नहीं है, कुछ कांग्रेस की भी आती है और कुछ भाजपा की भी आती है। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ठीक है, तो कुछ की आती है भाजपा की और कुछ जैसे मान लेते हैं कांग्रेस की आती है। ठीक है, तो देखो जिसके पास सर्वाधिक सीटें होगी वो तो क्या बन जाएगी, उसकी सरकार बनेगी। और जिसके पास कम सीटें होगी लेकिन वो जीता हुआ तो है, वो उसका क्या होगा, क्षेत्र का विधायक तो होगा। ले तो इसमें 2 दल बन जाएंगे, एक तो जो भाजपा के दल में होंगे वो, और एक जो कांग्रेस में होंगे। तो ये जिनकी सरकार है ये क्या कहलाएगी, संपक्ष, और ये क्या कहलाएगी, विपक्ष। ठीक है, तो ये 2 दल बन जाते हैं। ठीक है, अब इन 2 दलों में जो जिसके पास सर्वाधिक सीटें होती है। ठीक है, अब जैसे सारे सदस्य होते हैं वो इस सदस्य इसमें भी कुछ चले जाते हैं, मतलब सरकार बनने के बाद में 2 दल अलग अलग हो जाते हैं। अब जिस दल के पास सर्वाधिक सीटें होगी उसमें क्या बना दिया जाएगा, विपक्ष का नेता बना दिया जाएगा, अन्यथा प्रतिपक्ष का नेता। अगर कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें हैं तो कांग्रेस को क्या बनाया जाएगा, कांग्रेस का एक विपक्ष का नेता बना दिया जाएगा। भाजपा के पास ज्यादा तो भाजपा का क्या बना दिया जाएगा, प्रतिपक्ष का नेता। तो उसी प्रकार कि संपक्ष में विपक्ष में बैठने वाले दलों में से जिस दल के पास सर्वाधिक सीटें होती हैं उसे ही दल, उसी दल में से किसी विधेयक को विपक्ष का नेता चुना जाता है। ठीक है, कि संपक्ष और विपक्ष में बैठने वाले दलों में जिस दल के पास सर्वाधिक सीटें होगी उसी में से किसी एक को क्या बनाया जाएगा, विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उस दल के पास यदि कुल सीटों का 10% है तो विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। यदि कुल सीटों का 10% से कम है तो विपक्ष का नेता नहीं बनाया जाएगा। तो शर्त क्या है कि दल के पास कुल सीटों का 10% होना आवश्यक है। कि दल के पास क्या होना चाहिए, कुल सीटों का 10% होना आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो होगी विपक्ष और प्रतिपक्ष नेता की बात।
तो अब बात करते हैं कि पहले राजस्थान के पहले विपक्ष के नेता कौन थे। तो प्रथम विपक्ष नेता थे तानसेन वे कुंवर जसवंत सिंह। ठीक है कि तानसेन और कुंवर जसवंत सिंह ये क्या थे, प्रथम विपक्ष के नेता थे। अब कभी कभी सवाल ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम महिला विपक्ष नेता कौन थी राजस्थान की। तो प्रथम महिला विपक्ष नेता तो वो थी वसुंधरा राजे। ठीक है, तो कौन थी, वसुंधरा राजे विपक्ष की पहली महिला थी। ठीक है, अब प्रतिपक्ष नेता की बात कर लेते हैं कि प्रतिपक्ष नेता सर्वाधिक कौन है। देखो या तो विपक्ष का नेता बनता है या प्रतिपक्ष नेता बनता है। तो विपक्ष का नेता तो बन गया, अब बात करते हैं कि जो प्रतिपक्ष नेता है वो सर्वाधिक बार कौन बना। तो सर्वाधिक इधर लिखा दूं कि सर्वाधिक बार प्रतिपक्ष नेता। ठीक है कि सर्वाधिक प्रतिपक्ष, देखो पहली विधानसभा हुई चुनाव हुआ तो उसमें तानसेन और कुंवर सिंह बन गए, कुंवर जसवंत सिंह बन गए। ठीक है, फिर दूसरी हुई तो उसमें भी कोई ना कोई बना। तो इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जो लक्ष्मण सिंह थे वो क्या रहे, प्रतिपक्ष नेता रहे, रेगुलर रहे और सर्वाधिक 4 बार रहे। ठीक है, तो कौन कौन से, देखो कौन रहे, तो वो रहे लक्ष्मण सिंह। कौन कौन सी विधानसभा में, विधानसभा 3, 4, 5 और 6, इन विधानसभाओं में लक्ष्मण सिंह सर्वाधिक क्या रहे, प्रतिपक्ष नेता रहे। फिर कभी कभी यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि जो एक साथ में तीन प्रतिपक्ष नेता कौन रहे और कौन सी विधानसभा में रहे। तो वो बता देता हूं। नेक्स्ट, कि किसी विधानसभा में तीन प्रतिपक्ष नेता, वो कौन कौन सी विधानसभा है। तो एक तो है छठी, ठीक है, और एक है 12वीं। इन दोनों में क्या रहे, तीन प्रतिपक्ष नेता रहे। वो कौन कौन है, तो देखो ये तो मैंने यही बताया कि लक्ष्मण सिंह छठी विधानसभा में, तो एक नाम तो इनका आ जाएगा कि लक्ष्मण सिंह। ठीक है, एक आ जाएंगे हमारे रामनारायण चौधरी। जब आप किसान आंदोलन पढ़ोगे तो उनमें इनका जिक्र होगा, बूंदी किसान आंदोलन में, बिचौलिया किसान आंदोलन में, बेकू किसान आंदोलन में और सिक्कर किसान आंदोलन में, तो इनका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन है, तो देखो लक्ष्मण सिंह हो गए, रामनारायण चौधरी हो गए और एक है परशुराम मदरेना। ठीक है, तो लक्ष्मण सिंह, रामनारायण चौधरी और परशुराम मदरेना जो सर्वाधिक 6 बार क्या रह चुके हैं, प्रतिपक्ष नेता। ठीक है, फिर 12वीं विधानसभा में कौन है, तो देखो एक तो है बीटी कल्ला। ठीक है, दूसरी रामनारायण चौधरी और तीसरी हेमाराम चौधरी। ठीक है, तो बीटी कल्ला, रामनारायण चौधरी और हेमाराम चौधरी ये क्या रह चुके हैं, छठी और 12वीं विधानसभा में तीन प्रतिपक्ष नेता एक साथ रह चुके हैं। तो ये बात हो गई विपक्ष और प्रतिपक्ष नेता की। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम कल करेंगे। और जो भी गाइस हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को
ऑल दबा दें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।